टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप होती है वैसे हमारे कई सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें उस टेक्नोलॉजी की वजह से मिलते हैं और एक उम्मीद का दामन जो है वो हमेशा से हम थामे रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़ और यूसीएन विशेष में आपका स्वागत है। बात कर रही हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। जिस तरह से आगे बढ़ती है उस तरह से हमें मदद मिलती है और हमारी डेली लाइफ में कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम टेक्नोलॉजी की वजह से सॉल्व कर पाते हैं। और आम तौर पर फिलहाल हम जो एक प्रॉब्लम देख रहे हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो है इनफर्टिलिटी। तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कैसे खुशियाँ जो है वो वापस पाई जाती है, उसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सुमित बहेती जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट OB-GYN है किम्स कडल्स से, मदर एंड चाइल्ड यूनिट ऑफ किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल्स। आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसे मैं बात कर रही थी कि फ़िलहाल की जनरेशन में एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को ज़्यादा मिल रही है कि नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो रेज हो जाती है। तो ये होती क्या है प्रॉब्लम और इसके क्या मतलब किन चीज़ों से ये प्रॉब्लम शुरू होती है? बिल्कुल, आजकल जैसे हम देख रहे हैं जो सोसाइटल चेंजेस हो रहे हैं, डिलेड मैरिजेस हो रहे हैं, करियर ऑप्शंस जो विमेन ऑप्ट कर रही है एंड दे वांट टू एक्सेल इन देयर फील्ड्स, तो उसके साथ में ये एक प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है जो है इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी। सो डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग बेसिकली। सो अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो जो कपल अगर 1 साल एक साथ रहने के बाद विथ रेगुलर इंटरकोर्स अगर कंसीव नहीं कर पाते हैं तो हम उनको इनफर्टाइल या उसके इवैल्यूएशन के लिए आगे कंसीडर करते हैं। सो मेनली जैसे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 15% ऑफ कपल्स they are having this problem of subfertility or infertility. So if we calculate, it comes down to almost 1 in 6 to 7 couples who is having this problem. So it is a big problem. Okay. Yeah. So mainly जो causes है वो हम लोग grossly divide कर सकते हैं कि जो female causes है and जो male causes है और जो lifestyle factors की वजह से causes आ सकते हैं। तो फीमेल कॉजेस में मेनली हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और ओबेसिटी, इनकी वजह से जो PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो आजकल काफ़ी कॉमनली सब लोग सुन रहे हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से क्योंकि जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो बराबर से नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी आर डीलिंग विथ राइट नाउ। दूसरा कॉज होता है जहाँ पर एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, जहाँ जैसे ही एक 35 ईयर्स का एज जो है वो हम जनरली कट ऑफ पकड़ते हैं, जहाँ से प्रेगनेंसी रुकने का चांस भी धीरे धीरे कम होते जाता है। सो इफ़ शादी ही लेट हो रही है तो प्रेगनेंसी प्लान करने में देरी हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोसाइटल फैक्टर्स, तो फिर वहाँ पर वो एक प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो एग्स डेवलपमेंट का जो एग्स है अंडाशय में जो अंडे बन चुके हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ डिसाइड होते हैं किसी भी फीमेल में, एंड विथ एवरी पासिंग साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने होती है उसमें धीरे 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 करके एग्स का काउंट कम होते जाता है। सो बाय द एज ऑफ 35, इसलिए वो एक एज ऐसा पकड़ा गया है कि वहाँ से काउंट कम हो जाता है और इसलिए वो दिक्कतें बढ़ जाती है वहाँ से आगे। उसी के साथ में मेल फैक्टर्स भी है जहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, पोल्यूशन और ये सारे रेडिएशन एक्सपोजर, ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी कॉमनली आजकल जो काउंट है, स्पर्म्स का काउंट है, वो कम देखने में मिल रहा है। तो ओवरऑल इट इज़ ऑन अ राइज एंड स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल का करियर ओरिएंटेशन बोलिए, जो वर्क प्रेशर बोलिए, टारगेट्स बोलिए, उसकी वजह से जो स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं घर पे वापस से आके, तो दैट इज ऑल्सो एडिंग to this problem. And it has been proved by research that stress
हॉर्मोन्स जो जनरेट होते हैं बॉडी में, दे नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रोसेस ऑफ व्हाइल प्लानिंग प्रेगनेंसी। ओके, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी यहाँ पर आपने कही कि जिस तरह से दोनों मेल एंड फीमेल दोनों को देखना जरूरी है कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है, बिकॉज अब तक हमारी सोसाइटी जो थी वो ऐसे में सिर्फ लेडीज को टेस्ट करने बोलती थी या फिर लेडीज को बोलती थी, वुमेन को बोलती थी कि आप ही देखिए कुछ आप में ही प्रॉब्लम होगा, प्रेगनेंसी, इसलिए वो पहला वहां पर जाता था कि प्रॉब्लम लेडी में ही होगा। बट आई विल से इक्वल एटलीस्ट कि दोनों में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं और दोनों का भी इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। सो अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो दोनों को साथ में आना और कंसल्ट करना जो है वो जरूरी होता है। तो अगर कोई आता है आपके पास तो किस तरह के टेस्ट होते हैं, क्या डायग्नोसिस की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से पता किया जाता है कि ट्रीटमेंट कैसे शुरू करनी है या कौन सी ट्रीटमेंट देनी है या फिर IVF की तरफ मुड़ना है, तो वो कैसे तय होता है? बिल्कुल, जब भी कोई कपल हमारे पास आता है और उनको ये प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट एबल टू कंसीव, सो एक बेसिक हार्मोनल इवैल्यूएशन किया जाता है लेडी का। सो एब्सोल्युटली बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम अगर पकड़े तो हार्मोनल इवैल्यूएशन किया जाता है लेडी का। उसके बाद AMH एक हार्मोन लेवल है जो कि अंडाशय में एग्स डेवलप होने का कैपेसिटी कैसा है बताती है, तो वो एक टेस्ट है जो करना चाहिए। सोनोग्राफी करना चाहिए एंड दैट टू प्रेफरेबली ऑन द सेकेंड और द थर्ड डे ऑफ द पीरियड, क्योंकि वो एक बेसलाइन लेवल रहती है जहाँ पर एग डेवलपमेंट का साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो हमको काफ़ी प्रॉपरली एक असेसमेंट दे सकता है। उसी के साथ में बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले करने चाहिए, सो दैट अगर किसी को थायराइड है, किसी को थैलेसीमिया है, तो ये सारी चीज़ें अगर प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले डिटेक्ट हो जाए तो हम उस डायरेक्शन में आगे का वर्कअप कर सकते हैं। शुगर आ जाता है किसी को, आजकल वो भी काफ़ी कॉमनली देखने मिलता है, तो ये सारी चीज़ें अगर पहले से पता हो तो उनका प्लानिंग प्रॉपरली हो सकता है। उसी के साथ में जैसे हमने बात की कि मेल फैक्टर के लिए सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन एक सीमेन टेस्ट करना चाहिए, सो दैट एक इतने टेस्टिंग के बाद हमको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमको प्रोसीड करना है। और फिर उसके बाद आप उस तरह से ट्रीटमेंट प्लान जो है वो शुरू करते हैं। तो जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता होगा, इसमें पेशेंट्स की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती होगी, तो क्या आप काउंसलिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है उन्हें ज़रूरत पड़ती है? काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा एक कोई भी इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट प्रोसेस का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेशेंट हमारे पास आया और अगले ही दिन कुछ, इट इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ अ साइंस बेसिकली। सो उस डायरेक्शन में हम लोग पेशेंट्स को समझाते हैं कि प्रोसेस इस तरह से जाएगा। मे बी इनिशियली हर पेशेंट को आते से हम लोग ये नहीं बताएंगे कि आपको टेस्ट ट्यूब बेबी करना है, सो दे हैव टू गो थ्रू सर्टेन टेस्ट, सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस। पहले ही दिन आते से सारे टेस्टिंग नहीं करे जाते, सो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप एंड डिसाइड द कोर्स अकॉर्डिंगली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उन्होंने आपस में बात करते रहना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशन उन लोगों का सही चलना चाहिए। ये स्ट्रेस फैक्टर, क्योंकि जितना ऐड ऑन होगा उतने रिजल्ट्स मिलने में भी दिक्कत आती है। और अगर ट्रीटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो टेस्ट तो हो गए, डायग्नोसिस तो हो गया, तो उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे शुरू होता है और IVF की तरफ आप कब मुड़ते हैं? बिल्कुल, जैसे ट्रीटमेंट हम लोग अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम मेनली दिख रहा है किसी को, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है कि ओव्यूलेशन बराबर से नहीं हो रहा है, तो उन केसेस में हम लोग एग डेवलपमेंट होने के हिसाब से कुछ मेडिसिन्स ऐड करते हैं, कभी कोई इंजेक्शंस ऐड करना पड़ता है ताकि एग डेवलपमेंट प्रॉपरली हो, और वो प्रोसेस को सोनोग्राफी से मॉनिटरिंग करते हैं, सो दैट वी कैन टेल देम कि कहाँ पर वो एग मैच्योर हुआ है, व्हेन इज़ द टाइम दैट वो रप्चर होगा एंड व्हेन इज़ द सुटेबल टाइम दैट जहाँ पर प्रेगनेंसी का चांस अच्छा रहेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पर ओव्यूलेशन इंडक्शन। और बट इस साइकिल में भी जो ओव्यूलेशन इंडक्शन जो हम करते हैं उसमें भी जनरली 3 to 4 टाइम्स तो कम से कम पेशेंट को आना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी इसलिए हम पहले ही उनको काउंसलिंग करके देते हैं कि आप बिटवीन योर वर्क दैट यू आर कंटिन्यूइंग एज अ रूटीन, उसके बीच बीच में आपको ये समय निकाल कर आना पड़ेगा। और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर फर्स्ट स्टेप अगर ये ओव्यूलेशन इंडक्शन हो गया, उसके बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है उसमें हम लोग एक सेकेंड प्रोसेस होती है इन बिटवीन दीज टू इज IUI, जिसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोला जाता है, जहाँ पर हस्बैंड का जो सैंपल है उसको लैब में प्यूरिफाई करके
थोड़ा प्रोसेसिंग करके देन वाइफ के यूट्रस के अंदर छोड़ा जाता है अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. सो दैट इज अ ओपीडी प्रोसीजर. सो इन दोनों के बीच में वो ट्राई कर सकते हैं. एंड अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है वो IVF या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उसके लिए जाते हैं. इसके अलावा किसी में अगर ट्यूबल फैक्टर है जहाँ पर ट्यूब्स ही ब्लॉक है, जिसका इवैल्यूएशन HSG बोलकर जो टेस्ट है उससे किया जाता है, या तो फिर लेप्रोस्कोपी में पता चलता है. तो उस टेस्ट के ज़रिए जब हमको पता चलता है कि ट्यूब्स में ब्लॉक है तो फिर उस केसेस में डायरेक्टली हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के लिए जाने का सजेशन देते हैं. ओके. कहीं पर हस्बैंड का फैक्टर बहुत कम है, स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो उस केसेस में भी जो IVF का एडवांस्ड प्रोसीजर है ICSI, जहाँ पर इंट्रासाइटोप्लाज्मिकली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, वो एडवाइस किया जाता है. ओके. सो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकली हम आगे बढ़ गए हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिनको अपनाया जा सकता है. तो इस टेक्नोलॉजी में और कौन से एडवांस ट्रीटमेंट्स आए हैं, या और क्या क्या जो है वो ट्राई किया जा सकता है जो क्लिनिकली अप्रूव्ड है ऑफ कोर्स. राइट. तो जैसे ICSI एक एडवांसमेंट हमने बताया कि जहाँ पर मेल फैक्टर इन्वॉल्व है और वो स्पर्म इज नॉट एबल टू ट्रैवर्स थ्रू द ओवम, जहाँ पर लैब में भी, तो फिर उसको अंदर छोड़ा जाता है ओवम के अंदर ले जाकर. सो दैट इज़ अ एडवांस प्रोसीजर. देन दूसरा एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजिकली हुआ है वो है कि जो फ्रीजिंग टेक्निक्स है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेक्निक्स जो है वो काफ़ी एडवांस हुई है, और उसकी वजह से जो है रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर तरीके से मिल रहे हैं. कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम होते जा रहा है, एंड वी आर एबल टू गिव बेटर रिजल्ट्स विथ लेस नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बीइंग ट्रांसफर्ड, जिसके कारण से मल्टीपल प्रेगनेंसीज का चांसेस भी कम हो रहा है. राइट. और ये जो एग फ्रीज करने की बात आपने कही है, ये फिलहाल टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे लोगों को ये पता चल चुकी है, जिनको एज फैक्टर प्रॉब्लम होता है वो कई बार एग फ्रीज करने का ऑप्शन चूज करते हैं. साइट फ्रीजिंग जो बोलते हैं, तो जहाँ पर कोई अगर किसी को कुछ कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है जिसके वजह से अफेक्ट होने वाला है, अगर ओवम एग्स अफेक्ट होने वाले हैं इन द लॉन्ग टर्म, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पार्ट, उसके पहले ये फ्रीज किया जा सकता है. सीमेन फ्रीजिंग भी अवेलेबल है. एंड अदरवाइज जब IVF किया जाता है, क्योंकि जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगर हम देखें तो वहाँ पर हम सारे एग्स जो है वो एक लेवल पर स्टक है, तो जब स्टिमुलेशन करते हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अचानक सारे ग्रो होने शुरू हो जाए एंड मल्टीपल ग्रोथ होती है. तो उस केस में एक कॉम्प्लिकेशन आने का रिस्क रहता है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम. तो ये जो एडवांसमेंट हुए हैं, जो इंजेक्शंस में एडवांसमेंट हुए हैं, जो नए नए इंजेक्शंस अवेलेबल होते जा रहे हैं, एंड जो फ्रीजिंग टेक्निक्स आई है, उसकी वजह से ये इंसिडेंस अभी बहुत ही मिनिमम हो गया है. राइट. सो देयर इज अ रे ऑफ होप. तो हमें बस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहना है, ट्राई करते रहना है. यस. बाकी कहते हैं ना कि साइंस के साथ जब तक फेथ होता है, जब दोनों साथ में होते हैं तो कोई ना कोई मिरेकल तो होता ही है. बिल्कुल सही. बट हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सही गाइडेंस लेकर जो अपनी थेरेपी कहिए या जो अपने डॉक्टर विजिट्स कहिए, उन्हें कंटिन्यू रखना है. और प्रॉब्लम क्या है ये जाननी है. सो एक मैसेज जो है वो आप सारे कपल्स को जो प्लान कर रहे हैं या अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू कर चुके हैं, उनको क्या देना चाहेंगे? तो सबसे पहली बात जो मैं कपल्स को कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले बेसिक इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए. अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए, ईट हेल्दी फूड, अवॉइड जंक फूड, वेट पर कंट्रोल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, एंड बिकॉज अ हेल्दी बॉडी विल हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी, एंड स्ट्रेस कम रखिए. राइट. और शुरुआत में जैसा हमने बात की कि किम्स कडल्स का IVF सेंटर इसका लॉन्च हुआ है. तो इस IVF सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किम्स कडल्स का जो IVF सेंटर हमारा लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पर ये जो सारी टेक्नोलॉजी की हमने अभी बात की है वो अवेलेबल है अंडर वन रूफ, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज कि हम लोग सारी टेक्नोलॉजी वहीं पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट ट्यूब बेबी, ICSI, फ्रीजिंग. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, अलॉन्ग विथ जो कभी हम लोगों को एम्ब्रियो का बायोप्सी करना पड़ता है टू सी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जेनेटिकली, वहाँ पर वो सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल है. ओके. सो ऑल अंडर वन रूफ. यस.
सो मतलब चाहे बेबी हो, चाहे बेबी की मम्मा हो, चाहे प्लानिंग शुरू हो, सारी चीजें जो है आपको किम्स बिल्कुल। कडल्स में अंडर वन रूफ अच्छे गाइडेंस के साथ वहां पर अवेलेबल Absolutely. हो जाएंगी। सो आज हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के बारे में, उसके रीजंस के बारे में हमने जाना डॉक्टर सुमित बहेती जी से, एंड जाना कि कैसे लाइफस्टाइल को सही रास्ते पर रखना इम्पॉर्टेंट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को तो डॉक्टर्स ट्रीट ज़रूर करेंगे, लेकिन जो हमारे हाथ में चीज़ है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, डाइट प्रॉपर रखना, एक्सरसाइज प्रॉपर करना, ये जो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है उन्हें हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब कभी हम फैमिली प्लानिंग करते हैं तो दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, इसके लिए पहले से ही तैयारी हमें कर बिल्कुल। रखनी चाहिए। और अगर आप भी फैमिली प्लानिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, इस बारे में सोच रहे हैं, तो आप डॉक्टर सुमित बहेती जी से जाकर मिल सकते हैं, एंड किम्स कडल्स में जाकर ऑफ कोर्स आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। यूसीएन विशेष में आज इतना ही। मैं हूं निकेता खंगार, देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।